Assalamu alaikum and very good morning all of you. Career Oriented Vital Intellectual Demands प्रोग्राम में फोर्थ डे मैं आपकी होस्ट समीना फाजली आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में हम क्यों बात करें, हमारे जो पिछले वाले सेशंस हुए हैं उसमें हम लोगों ने शुरू किया था अपनी बात कोरोना के अवेयरनेस के बाद। वी स्टार्टेड talking about awareness about our inner self, then we talked about awareness skills related to our outer environment, surrounding people around us। यानी हम लोगों ने जो अपना अवेयरनेस का प्रोग्राम ये शुरू किया था, वो अवेयरनेस कोरोना से होते हुए हमारे अपने अंदर का हमने अपने आप को देखा कि किस तरह से वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ इन मच बेटर वे। और उसके बाद हमारी जर्नी पहुंची थी कि हम किस तरह से बाहर के लोगों के साथ रिलेट करें और कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करें, एक अच्छा अपना इंट्रा और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट कर लें ताकि एक होलसम पर्सनालिटी हमारी हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की। और मल्टीपल इंटेलिजेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि अचानक की पर्सनालिटी के साथ इंटेलिजेंस कहाँ से आ गई। देखिए, इंटेलिजेंस को सबसे पहले हम एक कोट है आपके सामने, उससे समझने की कोशिश करते हैं। Intelligence is not a single power or capacity or ability which operates equally well in all situations. Means it is not a single power. It is rather a composite of several different abilities. कॉल्सनी की ये डेफिनेशन है, इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज को स्पेसिफाई करने की कोशिश की है कि इंटेलिजेंस हमारी जो है वो कोई एक चीज नहीं है, बल्कि बहुत सारी हमारी एबिलिटीज को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारी जो एक सलाहियत निकल करके आती है वो इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस को हम बहुत अलग अलग तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इंटेलिजेंस इज नॉट सिंगल कैपेसिटी, सिर्फ सोचने की कैपेसिटीज नहीं है, सिर्फ बोलने की कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी नहीं है, रादर ए कंपोजिट होल है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। जैसे आज कल जब हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस की तो हमें लगता है कि द पर्सन हु इज गेटिंग मोर स्कोर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, बट ये ऐसा नहीं है। ग्रेड्स डज नॉट मेजर इंटेलिजेंस एंड एज डज नॉट डिफाइन मेच्योरिटी। यानी जिस तरह से एज बढ़ने के साथ साथ अगर कोई 60 साल का है डज नॉट मीन कि वो मैच्योर हो ही गया। मैच्योरिटी इस चीज पर डिपेंड करेगी कि उसने कितना एक्सपीरियंस गैदर किया है और उस एक्सपीरियंस को किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो इंसान मैच्योर होगा। एक 12 साल का बच्चा भी मैच्योर हो सकता है और एक 50 साल का बच्चा इंसान भी मैच्योर नहीं हो सकता। और उसी तरह से इंटेलिजेंस जो है वो भी सिर्फ हमारे ग्रेड्स से मेजर नहीं होती। अगर हम बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं एग्जामिनेशन में, या दोज हु आर नॉट स्कोरिंग गुड इन एग्जामिनेशन डज नॉट मीन दैट दे आर नॉट इंटेलिजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू बीइंग टीचिंग मीन्स जो टीचर्स जितने भी हमारे साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उनको सबसे पहले इस चीज को क्लैरिफाई कर लेना है अपने दिमाग में कि जो बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आ रहे हैं, हम सिर्फ उसे अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि वो बच्चा ही सिर्फ इंटेलिजेंट है, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस एक अलग कैपेसिटी है। बहुत सारी चीजों का, हमारी सोचने की सलाहियत, हमारी बोलने की सलाहियत, हमारे काम करने की सलाहियत, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत, हमारे दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करने की सलाहियत, यानी एक बहुत सारी चीजें हैं। किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है, किसी के अंदर कोई चीज ज्यादा हो सकता है। कोई बच्चा एग्जाम में बहुत खराब कर रहा हो लेकिन ही कुड बी वेरी गुड इन म्यूजिक, ही कुड बी वेरी गुड इन आर्ट्स, ही कुड परफॉर्म वेल इन फिजिकल एजुकेशन। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें अपने दिमाग में बना करके रखनी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज का नाम है। इंटेलिजेंस बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है और इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए grades are not the only thing which is going to help you out. ये एक बहुत सारे चीजों का मिक्सचर है और कैपेसिटी है हमारी। उसके बाद एक हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या आपने एडवर्टीजमेंट में भी सुना होगा ये बात
एडवर्टीजमेंट वगैरह में भी ये बात बताई जाती है कि बचपन में जितना अच्छा बच्चे को वो करेंगे उसका IQ उतना बढ़ जाएगा। देखिए एक चीज़ इसमें, दो चीज़ें हैं समझने वाली। आपके सामने एक स्लाइड आ रही है जिस पे लिखा हुआ है 2 तरह की हमारी इंटेलिजेंस होती है। एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है, एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। और ये चार्ट अगर आप देखें तो उसमें जो डॉटेड लाइन है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस को शो कर रहा है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है? वो इंटेलिजेंस विथ विच यू आर बॉर्न, हेरिडिटी में मिलती है हमें IQ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यानी जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद अगर हमें बचपन में एक अच्छा माहौल मिलता है तो हम उसको ग्रो कर सकते हैं। बच्चे के अंदर अच्छा, और कितना ग्रो कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा नहीं। अगर कोई बच्चा 100 IQ के साथ पैदा हुआ है, यानी एक एवरेज IQ के साथ पैदा हुआ है, तो उसे आप बहुत आउटस्टैंडिंग माहौल में भी रखेंगे तो वो सुपीरियर नहीं हो जाएगा, वो सुपर इंटेलेक्चुअल नहीं बन पाएगा। ये जरूर हो जाएगा कि वो जो एवरेज बच्चा था वो एक अच्छा माहौल में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होगा, उसकी अच्छी एजुकेशन होगी, उसकी अच्छी देखभाल होगी, उसको एक एनरिच्ड माहौल मिलेगा। तो ये जरूर हो सकता है कि उसका IQ हम 100 से लेकर के 120 तक चला जाए, वो अच्छा परफॉर्म करने लगे, वो बेहतर एवरेज से मीन्स गुड पे पहुंच जाए, लेकिन सुपीरियर पे पहुंचना इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज क्या होती है, हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारी समझ, अब जैसे इसी में एक दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि एक बच्चा 100 IQ के साथ पैदा हो, यानी एक एवरेज IQ के साथ पैदा, एंड ही इज नॉट गेटिंग एनी आउटर फैसिलिटी, यानी उसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऐसी फैमिली में हुआ है जहां पे उसको फैसिलिटीज नहीं है, उसके पास ना अच्छी एजुकेशन है, ना उसके पास एक इनरिच्ड माहौल है, ना पढ़े लिखे माँ बाप हैं जो उसको बहुत सपोर्ट कर सके, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा और बिलो एवरेज परफॉर्मेंस देगा। तो ये चीज हमें हमेशा ख्याल में रखनी है कि एक फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है जिसके साथ हम बॉन्ड होते हैं, और फ्लूइड इंटेलिजेंस को हम एक लेवल तक बढ़ा सकते हैं। और बचपन में जितनी अच्छी ग्रूमिंग होती है, और बचपन में ही 3, 4, 5 साल की उम्र तक जो आपका अर्ली चाइल्डहुड एज होता है, उस तक आपकी जितनी भी IQ बढ़नी होती है, IQ उस लेवल तक बढ़ जाती है। क्रिस्टलाइज्ड IQ जो होती है, या इंटेलिजेंस जो होता है, आपका IQ नहीं बल्कि इंटेलिजेंस, अभी हम क्वोशंट की बात नहीं कर रहे हैं, इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो आपकी उसी पे बेस्ड होती है, फ्लूइड पे। जितनी आपकी बेस है उस बेस के ऊपर आप अपना लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, और जितना आपका एक्सपोजर होता है, जितना आपका बड़ा सर्कल होता है लोगों के साथ, जितना आप एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, रादर यू कैन से, अगर अब एक्सपीरियंस पे आपका ये कि एक्सपीरियंस तो सबको मिलता है, देखिए एक्सपीरियंस सबको नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग लाइफ जी रहे होते हैं बट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर एक्सपोजर इन आउटर वर्ल्ड। जैसे अगर आपने गौतम बुद्ध की कहानी सुनी हो, तो गौतम बुद्ध को, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही एक इसके बारे में पता चल चुका था, एक प्रोफेसी हुई थी कि उनको वो घर छोड़ करके चले जाएंगे, तो उनको जो लोगों ने पाला था, उनके घर वालों ने, वो चाहते थे कि वो किसी को ना देखे, ना बाहर किसी से ना मिले, कोई इंटरेक्शन ना हो। तो इवन एट द एज ऑफ मीन्स जब वो अडल्ट हो गए थे तब भी ना उन्होंने कभी किसी बूढ़े को देखा था, ना किसी गरीब को देखा था, ना किसी मरे हुए इंसान को देखा था, किसी को नहीं। तो क्या एक्सपोजर था? इसका मतलब ही हैड नो एक्सपीरियंस एट ऑल। और इसी तरह से जो बच्चा बहुत बचपन में ही अगर किसी उसमें पहुंच जाता है, कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि भाई माँ बाप नहीं है, ऑर्फनेज में रह रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट है, तो उसका एक्सपोजर बढ़ता चला जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। तो जितना वेरिड एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलेक्चुअल जो है आपका विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पैन ऑफ टाइम, वो लाइफ लॉन्ग आपका बढ़ता रहता है। तो ये 2 चीजें हैं आपकी जो हमें समझने वाली थी। फिर अब हम बात करें कि जब हम बात ये कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस इज नॉट a single thing, it's a composite of different qualities, is combination of different qualities। अब वो combination क्या क्या, जैसे इसमें आप एक पिक्चर आपके सामने है कि बहुत सारी चीजें हैं, आइडियाज हैं, क्रिएटिविटी है, की फैक्टर्स हैं, स्ट्रैटेजीज है, वर्कफोर्स है, डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हमें निकल करके आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए इंटेलिजेंस की बहुत सारी थियरीज हैं, मैं थियरी पे नहीं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल थियरी पढ़ाने के इस वक्त हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंटेलिजेंस की बहुत मतलब जो शुरुआती डेफिनेशंस थी वो स्पीयरमैन से शुरू करके बहुत सारी डेफिनेशंस हैं।
जो आता गया, जिसको जो समझ में आया, किसी ने 2 फैक्टर थियरी, किसी ने सिंगल फैक्टर थियरी, किसी ने मल्टीपल फैक्टर थियरी। और ये जो गार्डनर की ये जो थियरी है वो आजकल बहुत एक्सेप्टेबल है, दैट इज रिलेटेड टू मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो है वो आज के सिनारियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल कैपेसिटी, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स। अब यहाँ पे जैसे आप इस चार्ट में जो आपके पास स्लाइड है, इस स्लाइड पे आप देखें तो इसमें इन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंसेस बताई हैं। इन्होंने विजुअल या स्पेशल जिसको कहेंगे, वर्बल और लिंग्विस्टिक, लॉजिकल और मैथमेटिकल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बॉडीली जिसको काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है, म्यूजिकल या रिदमिक कहते हैं, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सारी इंटेलिजेंसेस हैं। यानी किस तरह से हमारे अंदर ये सलाहियत है कि हम अपने आप को समझें, हम बाहर के लोगों को समझें, हम अपनी चीज़ों को मेंटेन करें, हम नेचर के साथ अपने आप को रिलेट करें। तो इसके हिसाब से हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी थी, जो आज के ज़माने में और आज के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब बच्चों को जज करें तो ये ना सोचें कि एक कोई अगर एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला रहा है तो ही कैन बी इंटेलिजेंट, अदर्स कैन नॉट बी इंटेलिजेंट। द पर्सन हु इज डूइंग वेल in music can be intelligent, the person who is writing well who is having verbal or linguistic intelligence can write very well। तो हर इंसान की अपनी, हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है। अब इंटेलिजेंस में अगर आप ये देखें कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग जो होते हैं, दे आर मोर अडेप्ट टू यूजिंग लैंग्वेज। पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, पब्लिक स्पीकर्स हो सकते हैं, स्टोरी टेलर्स हो सकते हैं। जिन लोगों के अंदर मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो मैथमेटिशियन बन सकते हैं। साइंस में उन लोगों का काफ़ी आगे तक जाते हैं वो लोग, नेविगेटर, सर्वेयर, ये सारी लाइंस होती हैं जिसमें मैथ्स में जिन लोगों का इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है वो उसमें जाते हैं। फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले लोग जो हैं वो दे हैव द एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, नई कॉम्पोजिशन लिखना, नई चीज़ें लिखना, सिंगर होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, कॉम्पोजर्स होते हैं। देन स्पेशल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू स्पेस, ये एबिलिटी टू मेंटली विजुअलाइज द रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट और मूवमेंट्स। स्कल्प्टर, पेंटर, एक्सपर्ट चेस प्लेयर, आर्किटेक्ट, इन लोगों को अंदाजा होता है, ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस चीज़ का किससे क्या रिलेशन होगा। स्पेस, जिसको स्पेस से बना हुआ है ये स्पेशल इंटेलिजेंस। देन बॉडीली और काइनेस्थेटिक एनर्जी जिसको कहते हैं मूवमेंट जिसमें होना, कंट्रोल ऑफ बॉडी, मोशन, कैपेसिटी टू हैंडल ऑब्जेक्ट्स स्किलफुली, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेना। अब ऐसे लोग जो हैं वो एथलीट अच्छे होते हैं, डांसर अच्छे होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं। देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले वो लोग होते हैं जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीपल्स इमोशन बहुत ज़्यादा होता है, जो लोगों को बहुत समझते हैं। और आज के पॉलिटिशियन की बात हम ना करें, लेकिन अच्छे जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे हैपन टू हैव इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और उसके बाद सेल्स पर्सन हुए, उनका भी जो सेल्स पर्सन का एटीट्यूड होता है वो ये होता है कि वो दूसरे को समझ के बात करता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। देन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन इमोशंस, मोटिव्स, इंटेंशंस। जैसे फिलोसोफर्स हैं वो अपनी सोच में अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी सोचों को एक्सप्लोर करते हैं कि उन्होंने कहाँ किस डेप्थ तक जाकर के चीज़ों को ढूंढना है। तो वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है एक इंसान के, यानी जो फिलोसोफर होगा, जो एसेइस्ट होगा, जो राइटर होगा, इस तरह का जो बहुत इन डेप्थ राइटिंग करता हो, वो लोग जो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पे वाले हो सकते हैं। देन नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू डिसर्न पैटर्न्स इन नेचर। इकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं यानी वो नेचर के अंदर उनको बहुत लगाव होता है। जोलॉजिस्ट हैं, बॉटनिस्ट हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, कुछ लोगों को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पे आपने बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी देखी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से निकल के, हार्वर्ड की ये गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है वो यही कहती है कि हमें अभी
कोशिश करना है कि हम देखें कि बच्चे के अंदर किस तरह की कैपेबिलिटी है या किस तरफ उसका रुझान है, कौन सी इंटेलिजेंस उसके अंदर डोमिनेट कर रही है। देखिए, हर किसी के अंदर कोई ना कोई चीज़ होती है, एक कोई परफेक्ट नहीं होता है। किसी के अंदर म्यूजिक के लिए होता है अफेक्शन, किसी के अंदर नेचर के लिए होता है, कोई बहुत जो है सोशलिस्ट टाइप का बंदा होता है। तो अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमें कोशिश करनी है कि हम एक्सप्लोर कर सकें, हम जान सकें। और वो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो कंसेप्ट, अब जब इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल की हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा पिछला टॉपिक रिलेट हो रहा है कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल पे हम ऑलरेडी बात कर चुके कि हाउ टू एक्सप्लोर आवरसेल्फ। अगर हमें अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है, इफ़ वी वांट टू लेट आवर पर्सनैलिटी ग्रो, तो हमें अपने पर्सनल स्किल्स पे काम करनी है और इंट्रापर्सनल पे भी, यानी हमें अपने अंदरूनी अंदर के बारे में भी जागरूक होना है, हमें उसके ऊपर भी काम करना है कि हम किस तरह से अपने अंदर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करें। अगर हम बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्ट नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ अवेयर, या अभी ह्यूमनिस्ट की बात नहीं करें, अगर हम सेल्फ अवेयर नहीं हैं, हम अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारे अंदर बहुत लो कॉन्फिडेंस है, या हम अपने आप को बहुत ख़राब समझते हैं, तो जब हम खुद ही को ख़राब समझेंगे तो हम दूसरे के साथ किस तरह से हमारा बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से हमारा इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल यहाँ पे आकर के रिलेट हो रहा है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है। देन दिस मल्टीपल इंटेलिजेंस का कि हम लोगों ने बात कर ली कि अलग अलग जोन, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस में आकर के मिलती हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर किसी के अंदर एक ही एक होगी, कोई किसी के अंदर नेचर लव भी हो सकता है, राइटिंग लव भी हो सकता है, दे कैन हैव पैशन फॉर म्यूजिक, डांस एंड आर्ट। बहुत सारी चीज़ों का एक साथ हो सकता है पैशन। बहुत सारे लोग हम लोग ने ऐसे देखे होंगे जो हर काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो दे हैपन टू हैव हायर इंटेलिजेंस। और हायर इंटेलिजेंस में भी ये कहिए कि वो सारी जो कॉम्पोजिट होल है उनका, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करके, और इसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी ट्रेनिंग करें, तो हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लगता था, जैसे मुझे बचपन में लगता था कि आई एम नॉट गुड इन आर्ट्स, लेकिन अभी आई एक्सप्लोर दैट नहीं, आई एम नॉट दैट बैड इन आर्ट्स, आई कैन ड्रॉ, आई कैन हैव गुड, आई हैव लव फॉर ड्राइंग, आई हैव लव फॉर नेचर, दैट वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग आवर सेल्फ। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, कई सारी बार हमें ऐसा नहीं है कि बचपन में ही हमें सब पता चल जाता है कि हम क्या हैं। हमें बहुत सारी बार ऐसे सिचुएशंस में हम पढ़ते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं। पहले हमें लगता था कि हम नहीं कर सकते, बाद में हमें लगता है कि उस सिचुएशन में रहने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ, कर सकते हैं। जैसे अब शादी से पहले हमारे भी दिमाग में एक था कि नहीं, किचन के काम में बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो, लेकिन वंस आई वॉज इन्वॉल्व, आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट, और अब बहुत अच्छा भी लगता है। अब नई रेसिपीज़ भी बनाना अच्छा लगता है, इस तरह का काम भी करना अच्छा लगता है। तो वी कैन एक्सप्लोर आवरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि एक जगह लिमिटेशन है या बाउंडेशन है, हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते रह सकते हैं। फिर एक नया टर्म है हमारे पास, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसके हमने पिछले स्लाइड में कहा था कि आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है हमारा डीलिंग विद अदर पीपल, कंट्रोलिंग आर इमोशंस। जैसे हमने बात की थी इंटरपर्सनल पे, हम बात कर रहे थे कि व्हाट इज़ इंटरपर्सनल इंटरैक्शन या डेवलपमेंट या स्किल, कि दूसरों के साथ हमारा किस तरह से हम कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हमारा बातचीत करने का तरीका क्या है, हमारा उनसे घुलने मिलने का तरीका क्या है, उस पर हमने बात की है पिछली अपने सेशंस में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस है जो आपको ये कैपेबिलिटी देती है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलें। अगर आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होगा, यानी यू हैव द मीन्स कंट्रोल ओवर योर इमोशंस एंड यू नो हाउ टू कंट्रोल इट nicely in different situations, it means you are emotionally intelligent person. अगर आपको ये तरीका पता है कि अलग अलग सिचुएशंस में हम किस तरह से अपने इमोशंस को चेंज ओवर करें, किस तरह से उसको कंट्रोल करें, तो इसका मतलब यू आर इमोशनली स्टैब्लिश्ड एंड इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में यहाँ पे आप देखें, सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, सेल्फ मैनेजमेंट है, एंड
रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। यानी ये सारी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि किस तरह से इस स्किल को डेवलप करेंगे, हम अपनी की सेल्फ अवेयरनेस अपने अंदर बढ़ाते जाएं। जितना हम ज़्यादा सेल्फ अवेयर होंगे अपने बारे में, अपनी शॉर्ट कमिंग्स, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हमें पता होंगी, उतना ज़्यादा हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। जो चीज़ें कम हैं उनको कोशिश करेंगे कि वो हमारे अंदर पैदा हो जाए। पैदा इन द सेंस वो हम उसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर सकें कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए हम हमारी जो वीकनेस है वो ये है कि हम लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहते हैं, तो हमें लगे कि नहीं भाई ये गलत चीज़ है, आई नीड टू स्पीक टू अदर्स, आई नीड टू बी अ सोशल पर्सन। जैसे बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इंट्रोवर्ट को अगर पता चल जाए कि दैट इज़ अ वीकनेस दैट ही इज़ हैविंग इन हिज पर्सनालिटी, तो वो उस इंट्रोवर्जन को अपने एक्सट्रोवर्जन में बदल सकता है, और अगर चाहे तो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो सेल्फ अवेयरनेस से हम अपने आप को जब अपने बारे में जान जाएंगे तो अपने ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सेल्फ मैनेजमेंट है, यानी हम अपनी किस तरह से डील करते हैं अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिलेशंस को, अपनी रिसोर्सेज को, उन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट है। देन सोशल अवेयरनेस, यानी हमारा सोशल सर्कल कैसा है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मीन्स क्लासमेट्स, देन वर्क प्लेस पे आपका, उसके बारे में अवेयरनेस हो, और हमारे अंदर कौन कौन सी सोशल क्वालिटीज़ हैं या क्या क्वालिटीज़ वी आर मिसिंग। हम एम्पैथेटिक नहीं हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसी में सब एक चीज़ दूसरे चीज़ से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और फिर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी जब सब चीज़ें कर लेते हैं तो हम वी स्टार्ट लर्निंग टू मैनेज आवर रिलेशंस। जितना बेहतर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, उतने अच्छे से हम अपनी इन सारी चीज़ों को हैंडल और टैकल कर पाएंगे। द मोर, जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक बच्चा है मैथ्स कर रहा है, उसको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस चाहिए, यानी कहीं ना कहीं उसको मैथ्स में इंटेलिजेंस चाहिए, उसके अंदर लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तो अगर उसके अंदर वो है, यानी ही इज गुड in dealing with numbers and he is not having any fears about that, तो क्या होगा, वो बहुत तेजी से एक्सेल करेगा, वो बहुत अच्छे से सम्स करेगा, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद अस इन द सोशल सर्कल ऑल्सो, कि अगर हमारे अंदर वो इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस या इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो हमें पता होगा कि हम किसके साथ किस तरह से बात करें, हम अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल करके रखें, हम अपने बॉस से किस लेवल तक जा करके बात कर सकते हैं, या हम अपने एम्प्लॉय से किस लेवल तक बात करके जा सकते हैं, कर सकते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके घर में एक काम वाली आती है और हर थोड़े दिन बाद बदलती रहती है, तो क्या है इसका मतलब, दे आर नॉट एबल टू हैव प्रॉपर रिलेशनशिप विद दैट। कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो उसके में हो या हमारे में हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ऐसे तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि दूसरा बंदा उतना एफिशिएंट नहीं है, मान लीजिए, तो क्या हम अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकते उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए? अगर हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे तो कहीं ना कहीं उस रिलेशन को हम मेंटेन कर पाएंगे। तो इस चीज़ में हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि अगले बंदे की ये गलती है, हमें अपने को भी हो सकता है कि हम बहुत अग्रेसिव हों, हम बहुत ज़्यादा रिपल्सिव हों, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने वाले हों। तो इस तरह के लोग, जैसे बहुत सारे लोग सोसाइटी में या स्कूल में हम बच्चों को डायग्नोज करते हैं कि ये बच्चा बहुत शाय है, ये बच्चा बहुत अग्रेसिव है, ये बहुत इम्पल्सिव है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर देता है, झगड़ालू बच्चा है कि लड़ाका बच्चा है। इस तरह के बहुत सारे टर्म्स आपने सुने भी होंगे और यूज़ भी होते हैं इन जनरल। तो ये सारी चीज़ें यही शो करता है कि हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की एक चीज़ होती है, जिसके अंदर जितना ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, जो लोग अपने इमोशंस के ऊपर, अब इसमें जैसे इमोशंस के ऊपर जितना ज़्यादा काम कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है। और कई सारी बार हमारे फ्लैक्चुएट भी होते हैं, जैसे एट टाइम्स आप बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, वहाँ पे आपको लगता है कि अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, यू हैव गुड टेम्परामेंट, यू डोंट गेट एंग्री वेरी इजीली। लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ पे एंग्री होने के लिए या रिपल्सिव होने के लिए कोई सिचुएशन ही नहीं थी। वंस यू आर एक्सपोज्ड टू दैट एनवायरनमेंट, यानी उस तरह के माहौल में जब आप पहुँचते हैं और तब भी आप अपने आप को बैलेंस रखते हैं, तब समझ लीजिए कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। और अगर तब आप अपने आप को नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, एंड वी नीड टू वर्क अपॉन दैट। वर्क करेंगे, काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम उस इंटेलिजेंस को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक तरह से इसको हम कहें क्रिस्टलाइज्ड
फ्लूइड के साथ साथ क्रिस्टलाइज्ड भी है। तो इसको हम कहीं ना कहीं हम इसको मैनेज कर सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसको लिख करके रखें कि भाई हम जब नेक्स्ट टाइम हमें गुस्सा आएगा तो हम थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, हम बहुत तेज़ी से रिएक्ट नहीं करेंगे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल सी दैट यू मे चेंज इफ़ यू आर विलिंग फॉर दैट। अगर आपने कोशिश कर ली, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं हो सकते, या हम सब चेंज हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल मीन्स डिसर्न। हमारा क्या नज़रिया है उसके बारे में, हम क्या सोचते हैं, उसके ऊपर ये पूरी चीज़ डिपेंड करेगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे आप यहाँ पे एक चीज़ और भी देख रहे हैं, एक और चार्ट सा भी आपको नज़र आ रहा है कि इंक्रीज्ड पर्सनल वेलबींग, यानी पहले अपनी वेलबींग के बारे में, फिर रिड्यूस्ड स्टाफ टर्नओवर अपने आसपास के। और स्टाफ का डज नॉट मीन यहाँ पे, और जब भी हम इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं ना तो हमें लगता है कि सिर्फ वर्क प्लेस। देखिए, उसको हम कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो स्टाफ है आपका, अगर आप घर में हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर आप सोसाइटी में हैं तो आपके फ्रेंड्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिशफलिंग ना हो, लोग आपके साथ बने रहें। दोज हु आर देयर विद यू शुड बी अटैच्ड मतलब देखा होगा आपने कि बहुत सारे फैमिली में लोगों का बहुत ख़राब ताल्लुक़ रहता है, इससे नहीं मिल रहे हैं, हम उनसे नहीं मिलते हैं, हमारा उनसे कट ऑफ हो गया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम कई सारी बार दूसरे वाली पार्टी में भी हो सकती है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमें रेजिलियंस, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, निगोशिएट करना सीखना चाहिए। निगोशिएट मीन्स कॉम्प्रोमाइज। रिलेशन की बात जब आती है तो कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं वहाँ पे, लेकिन वही फिर भी यहाँ पे भी एक चीज़ आती है कि एट विच लेवल मीन्स अप टू विच लेवल कैन यू कॉम्प्रोमाइज। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे इस वक्त नहीं डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन रिलेशंस को मैनेज करने के लिए वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज, बट अप टू विच लेवल दैट इज़ गोइंग टू डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बहुत सारी जगह जब आजकल आपने देखा होगा, आपने सुना होगा इसके बारे में भी कि डोमेस्टिक वायलेंस, तो वहाँ पे यही है कि किस लेवल तक हम कॉम्प्रोमाइज़ करें अपने रिलेशंस को बचाने के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस वाला अगर मसला है तो नहीं, नॉट एट ऑल, इट इज़ नेवर टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। उस लेवल पे नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं प्रेस्टीज हार्म होगी। आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी जो इंट्रापर्सनल चीज़ें हैं उनको डैमेज कर रहे होंगे। तो बहुत डिमार्केशन जो है बहुत लाइट है, तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस जगह पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किस जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देन डिक्रीज्ड ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पर स्ट्रेस, आप अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर है तो विद द हेल्प ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यू कैन स्ट्रेस डाउन, मींस डिक्रीज द स्ट्रेस दैट इज गोइंग टू बी देयर ऑन यू ड्यू टू ऑफिस प्रेशर। और सिर्फ ऑफिस ही नहीं, घर में भी कुछ लोग घर के काम से भी बहुत तेज़ी से परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो हर चीज़ हर स्फेयर में काम करेगी आपके। देन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इंक्रीज टीम परफॉर्मेंस तभी होगी जब हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि भाई टेम्परामेंट, अब अगर कोई इंसान हर वक्त हमसे गुस्सा रहे, बदतमीज़ी करे, बुरी तरह से रिएक्ट करे, तो वी कैन नॉट वर्क इन अ टीम में काम करने के लिए कभी किसी ने कुछ कह दिया तो हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं, हमने कह दिया तो दूसरा थोड़ा सा उस चीज़ को बर्दाश्त कर ले, इस तरह का चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन वही बात है कि उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी आपके अंदर इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। देन इंक्रीज्ड लीडरशिप एबिलिटी, यानी जितना ज़्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते चले जाते हैं उतना ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट मतलब लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ती चली जाती है, उतने अच्छे आप लीडर बन सकते हैं। अगर आप देखिए तो आजकल के ज़माने में लीडर्स को बहुत ज़्यादा हर वक्त उनको डिस्कार्ड किया जाता है, उनके बारे में बुरा बोला जाता है। और देखिए 90% टाइम तो यही होता है कि होती हैं गलतियाँ और उनको पूरे टाइम सुनने भी मिलती हैं, लेकिन वो अगर उसके ऊपर उतनी ही तेज़ी से रिएक्ट करने लगे तो दे विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द वे दे आर एस्टैब्लिश्ड। तो लीडरशिप के लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस, बियरेंस होना चाहिए। तो वो चीज़ें, हमारी सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस से।
और इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद फिर हमारे पास आता है एक वर्ड सोशल इंटेलिजेंस। अब सोशल इंटेलिजेंस क्या है? सक्सेसफुली नेविगेटिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू, यानी आपके आसपास के जो लोग हैं उस लोग चीज़ों सब चीज़ों के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ साथ शिफ्ट इन सेंस ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू अदर्स, यानी आपके अंदर दूसरों के साथ आपका जो रिलेशन है उसका कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, दूसरों के साथ अपने आप को रिलेट करना और रिलेट करने के साथ साथ आपके रिलेशन की क्वालिटी, दोनों चीज़ें मिलकर के आपके सोशल इंटेलिजेंस को शो करता है। जो लोग सोसाइटी में बहुत एक्सेप्टेड होते हैं तो उनके रिलेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं और वो दूसरे लोगों के साथ अपने आप को रिलेट भी कर पाते हैं, यानी दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं फॉर सोशल इंटेलिजेंस। Here you can see 5 ways to increase your social intelligence, और वो जो हमने पिछले सेशंस में बात की थी, सेल्फ इम्प्रूव, इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट और इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें यहाँ आकर के मिल जाती हैं इंटेलिजेंस के साथ, क्योंकि वो डेवलपमेंट होगा तभी जब हमारे अंदर उतना सोशल इंटेलिजेंस हमारे अंदर होगा, हम उतने कैपेबल होंगे, दिमागी तौर पे उतने कैपेबल होंगे। आप सोचें कि इंटरपर्सनल डेवलपमेंट और इंट्रापर्सनल डेवलपमेंट क्या एक ऐसे इंसान का हो सकता है जो मेंटली बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड ना हो, एम्पावर्ड इन द सेंस उसका IQ 60 या 70 हो, जो जो बिलो एवरेज लेवल कैटेगरी में आता हो, जिसका इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो 60 और 70 होगा, वो बिलो एवरेज में आ रहा है, वो कैसे उन सब चीज़ों का, उसका कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा और उसका एक अच्छा रिलेशनशिप सोसाइटी में नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि उन चीज़ों को हम यहाँ पे ला करके किस तरह से एक प्रॉपर होल बनाने की कोशिश करें। 5 ways to increase your social intelligence is learn to interpret people's नॉन वर्बल बिहेवियर यानी कई सारी बार इंसान बोल नहीं रहा होता लेकिन उसके बिहेवियर से यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अनोइंग एक्सप्रेशंस हों या बहुत ही लाइवली एक्सप्रेशंस हों, उन एक्सप्रेशंस से, उनके नॉन वर्बल बिहेवियर से यू कैन मेक इट आउट अगर आप सोशली इंटेलिजेंट हैं तो, और नहीं है तो यू नीड टू इंक्रीज इट, यू नीड टू कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग द वे दे आर बिहेविंग और उस बिहेवियर को आप इंटरप्रेट कर सकें। यहाँ पे भी एक चीज़ ये समझने की है कि हर वक्त दूसरे को इंटरप्रेट करेंगे और कई सारी बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग में भी पड़ सकते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर हमारा इंटेलिजेंस कम होगा तो मिसअंडरस्टैंड करेंगे ज़रूर, और अगर इंटेलिजेंस सही होगा तो हम उस चीज़ को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो इसमें जो हम दूसरी बात कर रहे थे, रीड इनविजिबल इंटरकनेक्शंस इन अ सोशल अपैरेटस, इसमें जो इनविजिबल इंटरकनेक्शंस हैं, यानी विजिबल कनेक्शंस तो हमें समझ में आते हैं कि हमारा रिलेशन किससे, आपसे, मतलब फैमिली में हमारे रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स, लेकिन इनविजिबल कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं, यानी बहुत सारे और चेन्स चल रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड का फ्रेंड, उसका फ्रेंड, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हमसे जुड़ी हुई होती हैं। तो उस सोसाइटी में हम किस तरह से, और बहुत सारे हमारे रिलेशंस जो हैं, हमारी फैमिली तो हमारा रिलेशन है ही, लेकिन सोसाइटी भी किस तरह से हमसे रिलेटेड है, हमारा कम्युनिटी भी किस तरह से हमसे रिलेटेड है, इस चीज़ को भी हमें इंटरप्रेट करना है, उनको समझने की कोशिश करना है, पूरी सोसाइटी एज अ होल को समझने की कोशिश करना है। और जब हम वो समझ लेते हैं तो हमारा जो है सोशल इंटरेक्शन का दायरा बढ़ जाता है और वही हमारा सोशल इंटेलिजेंस शो करता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं, दे डू नॉट bother only about their families, they are concerned about other people as well। तो सोसाइटी में रहने वाले और बहुत सारे लोग जिनसे उनका डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है, बट एनी हाउ हम बात करते हैं ना ब्रदरहुड की, तो ब्रदरहुड यही है कि हम भाई ना होते हुए भी हम सब लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं, सोसाइटी में हम लोग का एक कनेक्शन है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस जुड़ाव को महसूस करना जो है वो भी सोशल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है। फिर जो एम्पैथी की बात हमने पढ़ी थी पहले, तो कि मेक एन एफर्ट टू पुट योरसेल्फ इन अदर पर्सन्स शूज़, दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना, उसकी जगह रख करके अपने आप को देखने की कोशिश करना और तब उसके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ उससे जुड़ना, वो एक चीज़ जो एम्पैथी हमने पहले ही ऑलरेडी पढ़ ली है वो यहाँ पे है। उससे हम अपने आप को सोशली मोर इंटेलिजेंट, वी कैन बी मोर इंटेलिजेंट सोशली। देन अप्रोच इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस विद रिसेप्टिवनेस, यानी इंटरपर्सनल जो आपके रिलेशंस हैं, आपके फैमिली के, फ्रेंड्स के साथ जो आपका रिलेशन है उसमें बी रिसेप्टिव, यानी उनकी इमोशंस की कदर करिए, उनकी बातों की कदर करिए, उनको भी सुनिए। डू नॉट बी मीन्स ओनली
आउटस्पोकन, आप खुद अपने आप को हमेशा उनके ऊपर जाहिर करते रहें। लेट देम हैव देयर ओन टाइम ऑल्सो, कि वो आपको अपनी बात बता सकें और उनकी बातों को आप समझ सकें, उनके इमोशंस को, उनकी प्रॉब्लम्स को। ये सब चीज़ें भी आपकी सोशल इंटेलिजेंस को इन्हांस कर सकता है। देन कीप ट्रैक ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, कैसा आप महसूस कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। और महसूस देखिए, जब हम अच्छा करते हैं किसी के साथ तो हम अच्छा महसूस भी करते हैं, और अगर हम किसी के साथ हमारी लड़ाई हो गई तो विल ऑल्सो नॉट बी कंफर्टेबल। It means कि if we realize that we are not in a comfort zone, it means that we have done something wrong. और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताती चलूँ, देखिए हम अपने रिलेशंस में कई सारी बार वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हर जगह अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे हम लोग मतलब हम इस्लाम से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग के यहाँ बताया जाता है, हदीस है इस बात की कि इंसान को अगर अपने मतलब थोड़ा सा अपने रिलेशंस को बचाने के लिए झुकना भी पड़े, और भले ही वो गलत ना हो, बगैर गलती के भी अगर वो झुकना पड़े तो उसे झुक जाना चाहिए। और इसके लिए आपके प्रॉफिट ने आपको वादा किया हुआ है कि अगर आपकी इज्जत कम हो रही है तो क़यामत के दिन वो इज्जत वो आप अल्लाह ताला के सामने वो आपको वापस देंगे। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ी है। इन सब चीज़ों से भी हम अपनी सोशल इंटेलिजेंस को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन लेकर के वी कैन इम्प्रूव आवर सोशल इंटेलिजेंस। देन यू कैन सी दैट how emotional and social intelligence is interrelated. एंड यहाँ पे एक आप इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस का अट्यूनमेंट देख रहे हैं कि हाउ, देखिए पहले हम ये देख लें कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज नोइंग योर सेल्फ, यानी सेल्फ अवेयरनेस आपका, और सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? नो दाई सेल्फ। इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, आप अपने आप को अच्छे से समझें कि आप क्या हैं, किस तरह के इंसान हैं आप। देन बी रेजिलियंट एंड मैनेज स्ट्रेस, यानी रेजिलियंट यहाँ पे वही वाली फ्लेक्सिबल, पॉजिटिव आउटलुक हो आपका, अचीवमेंट प्रोन हो, अडेप्टेबिलिटी हो आपके अंदर, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें ये अवेयरनेस से जुड़ी हुई हैं। देन कम दिस साइड जहाँ पे सोशल लिखा हुआ है, सोशल में बी माइंडफुल ऑफ योर एनवायरनमेंट, सोशल अवेयरनेस है यहाँ पे। तो यानी जिस जगह हम रह रहे हैं, अपना एनवायरनमेंट का मतलब आपका फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका ऑफिस प्लेस, सारी चीज़ें। तो वहाँ पे उसमें हम देखें कि हमारे रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, हम एम्पैथेटिकल हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस है कि नहीं, जिस जगह से हम जुड़े हुए हैं उससे हमारा कितना अटैचमेंट है, वेदर वी डू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम और नॉट। हम सिर्फ ये सोचें कि हमारे लिए सब कुछ होता रहे, ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ, दे शुड थिंक अबाउट अस एंड व्हाट आर वी गिविंग देम इन रिटर्न, वी डू नॉट थिंक अबाउट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। देन कमिंग डाउन टू द सेम लाइन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी डेवलप स्किल्स, इंस्पिरेशनल लीडरशिप आप डेवलप करें, टीम वर्क और कोचिंग एंड मेंटरिंग डेवलप करें, इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी पिछली हम कल की भी स्लाइड में था वहाँ पे कि किस तरह से अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स हैं, तो हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन। अब ये सारी चीज़ें ही हमारी सोशल और इमोशनल स्किल्स होगी। एक हमारा अवेयरनेस पार्ट, दैट इज इमोशनल एस्पेक्ट, अवेयरनेस ऑफ योर सेल्फ एंड योर पीपल अराउंड यू, और उसके बाद जो है अडेप्टेबिलिटी, सोशल इंटेलिजेंस का पार्ट कि अडेप्टेबिलिटी यानी सोशल अवेयरनेस हो आपकी, अपने रिलेशंस को आप मैनेज कर पाएँ। और इन दोनों को ब्लेंड करना पड़ता है, यानी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अलोन कैन नॉट हेल्प यू आउट टू स्टैंड मीन्स सक्सेसफुल। आपका इमोशंस और सोशल इंटेलिजेंस इन मीन्स कोलैबोरेशन इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट। अट्यूनमेंट वर्ड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सोशल और इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसका जो टेक्सचर निकल करके आता है, वो दोनों को जब हम ब्लेंड कर देते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉफ़ी पीनी हो तो आप कॉफ़ी अलग रख दीजिए और दूध अलग रख दीजिए और शक्कर अलग रख दीजिए, तो विल यू बी गेटिंग द फ्लेवर? यू विल नेवर बी गेटिंग द फ्लेवर। व्हाट अगर आप कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं, व्हाट इफ यू आर गोइंग टू हैव कोल्ड कॉफ़ी विद यू, तो यू विल हैव टू ब्लेंड इट, शुगर और उसके बाद फिर आपकी कॉफ़ी और दूध सबको ब्लेंडर में डाल करके मिक्स करना पड़ेगा, और जब मिक्स होगा तो एक अच्छा फ्लेवर आएगा। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर ऑल्सो, कि आप जब अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को यानी इमोशंस को और
को अच्छे से कंट्रोल कर लें, आपका सोशल मैनेजमेंट अच्छा हो। और सोशल मैनेजमेंट अच्छा होगा ही जगह अगर आपने अपने इमोशंस को अच्छे से कैप्चर करना सीख लिया तो, कि कहाँ किससे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपने रिलेशंस को बचाना है, किस तरह से लोगों के साथ एम्पैथेटिक होना है। तो ये सारी चीज़ें जाकर के आपको सोशली अप्रूव्ड बनाएंगी, तो वो आपका एक जो ब्लेंड आएगा दैट विल रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी, यानी एक अच्छी नई पर्सनालिटी निकल करके आएगी। और यहाँ पे आप देखिए आपके सामने IQ प्लस EQ जो है वो पर्सनालिटी को एक नया फ्लेवर देती है मिल करके हमारी पर्सनालिटी। और यहाँ पे IQ प्लस EQ प्लस पर्सनालिटी इज गोइंग टू मेक यू टोटल पर्सन। अच्छा, एक चीज़ और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि एक ब्लेंडर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि IQ है, EQ है और एक SQ भी नजर आ रहा है। SQ को वैसे तो हम सोशल क्वोशंट कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। और क्वोशंट जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, निकाला जाता है। जैसे IQ, आपको आपका इंटेलिजेंस कैसे ड्रॉ किया जाएगा, आपको कुछ एक्टिविटीज दी जाएंगी अलग तरह की। उन एक्टिविटीज से जो आपके स्कोर्स निकल करके आएंगे उनको फिर कन्वर्ट किया जाता है आपकी एज के हिसाब से, और फिर हम देखते हैं कि आपका इंटेलिजेंस किस क्वांटिटी में आपके अंदर मौजूद है, तो उसको कहते हैं हम IQ, इंटेलिजेंस क्वोशंट। उसी तरह से EQ निकाला जाता है, आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें आप रहेंगे, उसमें आप ये करेंगे, उसमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद आपकी ग्रेडिंग होगी और फिर आपका इंटेलिजेंस क्वोशंट इमोशनल क्वोशंट निकल करके आएगा। इसी तरह से एक SQ जो सोशल क्वोशंट की हम बात कर रहे हैं, तो सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो ये ब्लेंडिंग का काम करते हैं। आप मतलब ब्लेंडिंग का काम हम जब करते हैं तो इन दोनों को, अपने IQ को और अपने EQ को मिक्स करके एक नई चीज़ निकाल करके लाते हैं। वो जो ब्लेंडिंग होती है वो आप सोशल इंटेलिजेंस भी उसको कह सकते हैं। और अगर आप सोशल इंसान से ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड है यहाँ पे, क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पे सिंक्रोनाइजर के तौर पे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को लिखा गया है। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यही होती है कि मीन्स trying to understand yourself, your relation, this world in light of the religion you are following। तो वो एक स्पिरिचुअल जो इंटेलिजेंस होती है दैट हैपन्स टू वर्क एज अ ब्लेंडर, जो उन सब चीज़ों को ब्लेंड कर देती है, मिक्स कर देती है। वो आपको गलत, सही, अच्छा, बुरा सब बताती है। वो आपको बताएगा, अगर आप स्पिरिचुअल नेचर के इंसान हैं तो वो जो ब्लेंडर है ना वो अच्छे से आपको जब ब्लेंड करेगा तो आपका इमोशनल जो क्वोशंट है उसको लेकर के आपको बताएगा कि देखिए आपके इमोशंस यहाँ पे गलत थे, आपने दूसरे को हार्म किया, आपने दूसरे को नहीं समझा, दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझा। देन यू विल स्टार्ट रीडिफाइनिंग योरसेल्फ, आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो वो एक सिंक्रोनाइजर का काम करता है और वो पूरा हमारे ब्रेन को सिंक्रोनाइज करता है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके फिर हमारा आउटर बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं, हम उस तरह से रिएक्ट करते हैं। सिर्फ IQ अलग नहीं हो सकता EQ से, उन सब चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है क्योंकि उनकी स्टैंड अलोन कोई अहमियत नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हैपन्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, विच इज़ गोइंग टू फ्रेम योर एटीट्यूड टूवर्ड्स your work, towards your family, towards your society. And people with positive attitude are more prone to progress and prosper nowadays in comparison to those only having इंटेलिजेंस, जिनके अंदर सिर्फ इंटेलिजेंस हो, जो सिर्फ अच्छे सोचे कि हमने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, हमारे पास बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, आई एम हैविंग डिग्री, आई कैन एक्सपेल। इट्स नॉट लाइक दैट। और वर्क प्लेस पे भी आजकल ऐसे लोगों को नहीं रखा जाता है। आपका एप्टीट्यूड डज नॉट मैटर, एटीट्यूड इज व्हाट इज गोइंग टू मैटर अ लॉट। आजकल प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपका IQ थोड़ा सा कम भी हो, यानी आपके जो ग्रेड्स हैं वो थोड़े से कम भी हो, लेकिन यू आर more social, more adjustable person, having a positive outlook and attitude, then you will be preferred over the other person। जैसे कल मैंने एक बैलेंस आपको दिखाया था, तो वो बैलेंस अभी आप देखिए और उस बैलेंस को देख करके आपको समझ में आएगा कि हाँ, अगर जितना ज़्यादा हम अपनी पर्सनालिटी में इन सब सारे इंग्रेडिएंट्स को बढ़ाते चले जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी इनरिच्ड पर्सनालिटी होती है। और आजकल सिर्फ किसी एक चीज़ की अहमियत नहीं है, IQ की अहमियत नहीं है, आजकल aptitude along with attitude is more preferred in comparison to alone having aptitude. Aptitude is your related to your mental capability.
और अगर हम 3Q ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 3Q ट्रेनिंग वही है, IQ ट्रेनिंग, EQ ट्रेनिंग और SQ ट्रेनिंग। अब यहाँ पे अगर आप इस वाले स्लाइड को अगर आप देख रहे हैं तो 3Q ट्रेनिंग employs 3 principal dimensions of intelligence which activate the whole brain। यानी जो हमने अभी शुरू में बात की थी कि इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल थिंग, इट इज़ अ कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर। तो उसमें 3 चीज़ों के लिए की बात इन्होंने की है कि अगर IQ, EQ और SQ को हम इन्हांस करते हैं तो हमारा एक प्रॉपर ब्लेंडेड हमारी पर्सनालिटी निकल करके आती है। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ IQ एंड EQ आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट इनफ टू मेंटेन टॉप परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इंड्यूरिंग फुलफिलमेंट। यानी सिर्फ अगर हमारे पास IQ है और EQ है और सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है, यानी अगर ब्लेंड नहीं हुआ है, वो दोनों एक दूसरे में मिक्सअप होकर के एक फ्लेवर नहीं दे रहे हैं आपकी पर्सनालिटी को, इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज। इसको इस तरह से समझें कि अगर आपके पास कॉफ़ी का पाउडर भी है और आपके पास शुगर भी है बट इट्स केप्ट सेपरेट, तो कहीं से भी आपको उसका मतलब टेस्ट फ्लेवर नज़र नहीं आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ होती है। और उसके बाद फिर थर्ड चीज़ जो 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 नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट सी, इन एडिशन टू IQ एंड EQ द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नेसेसरी, दैट इज SQ और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। People who are more social, they can call it social intelligence, otherwise it is spiritual intelligence which gives you a proper blending। उसी के जरिए हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि what to do and what not to do, क्या सही है क्या गलत है, ये प्रॉपर डायरेक्शन जो है हमें उसी से मिलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज और है कि IQ एंड EQ आर अबाउट थॉट एंड इमोशन एंड SQ इज अबाउट मीनिंग एंड पर्पस। यानी थॉट और इमोशन अलग चीज है। IQ is our thought, EQ is our emotion and SQ is about meaning and purpose। यानी जब तक थॉट हो और उसका कोई मीनिंग ना हो, इट्स ऑफ नो यूज। तो पर्पस ऑफ लाइफ या मीनिंग ऑफ लाइफ निकल करके हमारी तभी आती है जब हमारा IQ और EQ एक साथ ब्लेंड होता है, एक दूसरे के साथ मर्ज होता है, मिक्स होता है, और तभी वो हमारी फ्लेवर देता है हमारी पर्सनालिटी को। और यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल अगर हम चाहें कि हमें कोई ऐसा मिल जाए एग्जाम्पल जिसमें हमें IQ EQ विद SQ एक प्रॉपर ब्लेंड मिले, और उसको देखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। प्रॉफिट हैं हमारे, पीस बी अपॉन हिम, अल्लाह ताला ने उनको एक एग्जाम्पल बना करके इंसान के सामने आज तक की हिस्ट्री में अगर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन के तौर पे आप किसी को देखना चाहें तो उनका एक एग्जाम्पल है जिनके नाम पे इतनी बड़ी फॉलोवर लिस्ट है कि आज तक दुनिया में किसी एक इंसान को इतने लोगों ने फॉलो नहीं किया। अगर आज अब मुस्लिम कम्युनिटी की तादाद पूरी दुनिया में देखें तो ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स हैं। तो किसी एक इंसान, और वो जो पर्सनालिटी है वो प्रॉपर ब्लेंड ऑफ IQ EQ एंड SQ है। क्यों? क्योंकि उनका हर फील्ड में उन्होंने बहुत अपने एग्जेम्पलरी उनका एटीट्यूड हुआ करता था। मतलब उनको लोगों के साथ उनकी मतलब किस तरह से बिहेव करना है वो भी, उनका लीडरशिप किस तरह से, लाइफ किस तरह से गुजारनी है, ईच एंड एवरीथिंग वाज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। और उनके इसीलिए मुसलमान और मुस्लिम्स जो हैं उनको ही फॉलो करते हैं और उनकी सुन्नतों को देख करके ही उनको बताया जाता है कि उनके तर्ज अमल पे ज़िंदगी गुजारें। और उनके लाइफ की किसी भी एक चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि देयर वाज सॉर्ट ऑफ मिस्टेक और इम्बैलेंस था। हर चीज़ में एक बैलेंस हमें उसमें नज़र आता है। वो इबादत करने में हो तो वहाँ पे भी बैलेंस था, रिलेशंस को निभाने में हो तो वहाँ पे भी एक बैलेंस था, लीडरशिप था तो वहाँ पे भी आपको एक बैलेंस नज़र आता है। मतलब हर जगह उनकी लाइफ की एवरी एस्पेक्ट वाज टोटली बैलेंस्ड, और दैट कुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडेड पर्सनालिटी। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हैव दैट कैपेसिटी इन अस। हम लोग शायद उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे शायद, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और जो जितना अब जैसे हम मिक्सी में डालें और
क्वांटिटी अगर सब चीज़ों की सही होती है तो एक बहुत अच्छी सी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बन करके आपको पियेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें किसी भी चीज़ की तादाद कम हो या ज़्यादा हो तो आप समझ लें, या दूध कम हो या शक्कर कम हो या फिर कॉफ़ी कम हो, तो शायद वो फ्लेवर नहीं आ पाएगा। तो वो फ्लेवर लाने की बस हमें कोशिश करनी है। वी जस्ट हैव टू मेक एफर्ट टू बी गुड, to have a proper blending of whatever we have discussed। और होपफुली ये जो हमारा ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो हमने सेशन किया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी कि किस तरह से हमें एक इन सारी जो इंटर और इंट्रापर्सनल स्किल डेवलपमेंट जो हमने सीखा है, इसको अगर हम प्रॉपरली अपने अंदर इंटेल करने की थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करें तो हम एक अच्छी ब्लेंडेड पर्सनालिटी और एक फ्लेवर्ड पर्सनालिटी जो लोगों को इन्फ्लुएंस करे, जिससे लोग खुश हों, जिसके साथ लोगों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, जो इस्टेब्लिश्ड हो पर्सनालिटी, इस तरह का एक अच्छी पर्सनालिटी निकल करके आ सकती है। आई होप कि दिस सेशन हैज़ गॉन वेल और आप लोगों को अच्छा लगा हो। और कीप गिविंग योर फीडबैक आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी आप लोग हमें लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर today's session. Thank you very much for listening. Be at home, be safe. Thank you very much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.